गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने लेक्चर में गोल्गी बॉडी के बारे में स्टडी की थी। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पोर्टर, कैलाडे और फुलम ने सबसे पहले देखा था। फुलम, पोर्टर और कैलाडे, इन तीनों ने एक जालिका जैसी संरचना को देखा था, जालिका समान। पीछे पोर्टर ने इसको ईआर नाम दिया। नाम पीछे पोर्टर ने दिया था, लेकिन तीनों ने जब देखा था तो इन तीनों ने जब रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने देखा था कि एक जालिका जैसी संरचना होती है जो यहाँ सेल के अंदर पाई जाती है और जिसको पोर्टर ने ईआर नाम दिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ईआर होती है, ये ईआर सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन होता है, मतलब झिल्लियों का तंत्र। पूरी की पूरी ईआर झिल्ली में संरचना होती है, झिल्लियों का तंत्र होता है और यही झिल्लियों का तंत्र कई स्वरूपों में, कई घटकों से मिलकर के बना होता है और कोशिका के अंदर भी कोशिका की उपापचयी क्रियाओं के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता रहता है। तो बात करते हैं हम इसकी उपस्थिति की। अगर हम इसकी उपस्थिति की बात करें तो स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक और विभाजनशील सेल में होता है ये एब्सेंट। विभाजनशील सेल में एब्सेंट और यूकैरियोटिक सेल में होता है ये उपस्थित। यूकैरियोट्स में जो प्रोटीन संश्लेषण करने वाली, प्रोटीन संश्लेषण या स्रावण करने वाली सेल्स के अंदर ईआर स्पष्ट रूप से पाई जाती है। इसको अधिक स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। बात करते हैं हम संरचना की। अगर ईआर की संरचना की हम बात करें तो ईआर की जो संरचना है वो सेल का जो कार्य होता है, सेल की उपापचयी क्रियाओं के आधार पर जो सेल की उपापचयी क्रियाएं होती हैं, इन उपापचयी क्रियाओं के आधार पर इसकी संरचना होती है या इसके घटक होते हैं। जो कोशिका है उस कोशिका में किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, प्रोटीन संश्लेषण का हो रहा है, स्रावण का हो रहा है या कोई अन्य कार्य हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण और स्रावण करने वाली जो सेल्स होती हैं उनमें इनकी संख्या सर्वाधिक पाई जाती है और इसके अलावा जो सेल्स होती हैं वहां इसकी संख्या बहुत कम पाई जाती है। जैसे बात करें हम भ्रूण की, भ्रूण की जो सेल होती हैं, यहाँ भ्रूण सेल्स में ये एब्सेंट पाई जाती हैं। जीर्ण सेल, जीर्ण सेल्स के अंदर कम विकसित होती है और तरल सेल के अंदर सर्वाधिक विकसित। इसका मतलब कि जो कोशिकाएं अपनी आयु कंप्लीट कर चुकी हैं, मरने के कगार पर हैं, उनके अंदर ये कम विकसित रहती है। इसकी संरचनाएं जीर्ण होती हुई चली जाती हैं और जो तरल सेल होती हैं जिनको सर्वाधिक विभिन्न क्रियाओं के लिए बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि प्रोटीन क्या होती है, बिल्डअप करने वाली एक यूनिट होती है, तो इसके ऐसी सेल्स के अंदर इसकी संख्या अधिक होती है। तो यहाँ जो ईआर होती है, ये ईआर
3 घटकों से मिलकर के बना होता है या बनी होती है। ये 3 घटक होते हैं सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। सिस्टर्नी, सिस्टर्नी जो पाई जाती हैं वो अशाखित पाई जाती हैं, एक दूसरे के समानांतर उपस्थित होती हैं, अशाखित होती हैं। और सिस्टर्नियों के ऊपर संलग्न यहां राइबोसोम पाए जाते हैं। पूरी सिस्टर्नियों पर इसकी जो बाहर वाली सतह होती है, इस बाहर वाली सतह पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। सिस्टर्नी की अगर हम बात करें तो सिस्टर्नी की जो साइटोसोलिक सतह होती है, सिस्टर्नी की साइटोप्लाज्म की ओर जो सतह होती है, इस सतह पर यहां पर राइबोसोम संलग्न पाए जाते हैं, क्योंकि सिस्टर्नी यूनिट मेम्ब्रेन से कवर होती हैं। इनके चारों तरफ क्या पाई जाती है? यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है। और इस यूनिट मेम्ब्रेन के ऊपर यहां इस यूनिट मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम कहां होते हैं? यूनिट मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये कोशिका है, चारों तरफ कोशिका के अंदर ही उपस्थित है। तो जो साइटोसोल साइट होती है, साइटोप्लाज्म की तरफ जो साइड होती है, मेम्ब्रेन होती है, वहां पर ये राइबोसोम लगे हुए होते हैं। ये राइबोसोम सिस्टर्नी से एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसको राइबोफ्लोरिन कहते हैं। राइबोफ्लोरिन प्रोटीन, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड सेकंड होती है। इस राइबोफ्लोरिन प्रोटीन से जुड़े होते हैं। कहां? सिस्टर्नी की सतह पर। अशाखित संरचनाएं होती हैं, थैले समान संरचनाएं होती हैं, एक दूसरे के पास में समांतर रूप से व्यवस्थित होती हैं, यूनिट मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती हैं और जिनको चारों तरफ से जिन पर राइबोफ्लोरिन प्रोटीन की सहायता से राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं। एंड न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर ग्रुप में उपस्थित होती है। न्यूक्लियस के चारों ओर ये यहां ग्रुप में उपस्थित होती हैं। सेकंड बात करते हैं हम वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स जो होती हैं वो अंडाकार या गोलाकार होती हैं। वैक्यूल्स कैसी होती हैं? अंडाकार या गोलाकार। जो स्रावित पदार्थ होता है, वो स्रावित पदार्थ यहां पैक होता है या कहें संचय होता है। इन वैक्यूल्स के अंदर जो यहाँ पर स्रावी पदार्थ होते हैं, वो सभी स्रावी पदार्थ या वैक्यूल्स के अंदर आके संचय हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं। थर्ड, ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, ये ट्यूब्यूल्स अनियमित रूप से शाखित संरचनाएं होती हैं। ये अनियमित रूप से शाखित संरचनाएं हैं। कोई फिक्स शाखन नहीं है ट्यूब्यूल्स के अंदर कि भाई ये फिक्स शाखन है, इसी प्रकार से यहाँ पर शाखन होगा। तो ये
अनियमित रूप से शाखित होती हैं। सेल मेम्ब्रेन की ओर उपस्थित होती हैं, क्योंकि अभी बताया था जो सिस्टर्नी होती हैं वो किधर होती हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर ग्रुप में उपस्थित होती हैं। तो ये कहाँ होंगी, ये सेल मेम्ब्रेन की ओर उपस्थित होंगी। यहां राइबोसोम नहीं होते, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, राइबोफ्लोरिन प्रोटीन एब्सेंट होती हैं। ये कैसी होती हैं, चिकनी होती हैं। यहां ये चिकनी होती हैं, इनके ऊपर भी यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो यहाँ जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये ट्यूब्यूल्स सेल मेम्ब्रेन की ओर उपस्थित होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तीनों को हम सेल के अंदर अरेंज करते हैं। ये कोई प्लांट सेल है, प्लांट सेल में यहां ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस से इस प्रकार से यहां पर ये यहां जो उपस्थित है केंद्रक की तरफ, ये कौन सी होती है, RER। नीचे की तरफ जो उपस्थित है ये होती है SER। RER पर चारों तरफ, RER पर चारों तरफ क्या उपस्थित होते हैं, राइबोसोम। तो यहाँ जो न्यूक्लियस के पास है वो RER होती है। अभी सिस्टर्नी पढ़ेंगे, सिस्टर्नी भी दो प्रकार की होती है, या फिर कहें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, जिस पर राइबोसोम लगे होते हैं। वो स्थूल या खुरदरी ER कहलाती है, और जहां एब्सेंट होते हैं वो कौन सी कहलाती है, स्मूथ ER कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, जो सिस्टर्नी है यहाँ तो राइबोसोम लगे होते हैं, लेकिन जो ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ राइबोसोम नहीं होते हैं। ये नीचे की तरफ होती हैं, सिस्टर्नी ऊपर की तरफ होती हैं, और इनसे पदार्थों को भर करके वैक्यूल्स को छोड़ दिया जाता है, यहां से पार कर दिया जाता है। तो वैक्यूल्स इनके चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं। तो इस प्रकार से प्लांट सेल में, ऐसे ही एनिमल सेल में ये यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। इनके अपने अपने अलग अलग कार्य होते हैं। अब देखते हैं कि जो यहाँ ER है, जिसको हम RER कह रहे हैं और SER कह रहे हैं, तो यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, यहाँ अगर राइबोसोम जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाती है, RER, और राइबोसोम नहीं जुड़ा है तो SER। ER दो प्रकार की होती है, एक तो होती है SER, यहां राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, और ऐसी ER जहां पर राइबोसोम एब्सेंट है, तो ये क्या कार्य करेंगी, प्रोटीन संश्लेषण का नहीं, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, SER यहां पर लिपिड संश्लेषण, ग्लूकोज संश्लेषण, ATP निर्माण, और स्टीरॉयड, और लिपिड,
उपापचय का कार्य करती हैं। इसका मतलब जो स्मूथ ईआर होती हैं वो यहाँ पर ग्लूकोज का संश्लेषण करेंगी, एटीपी का संश्लेषण करेंगी, लिपिड का भी करेंगी, स्टीरॉयड और लिपिड का उपापचय करेंगी, कोलेस्ट्रॉल का उपापचय करेंगी। तो यहाँ पर ये एसीआर के द्वारा काम होते हैं। जो आरईआर होती है, यहाँ राइबोसोम उपस्थित होते हैं। राइबोसोम राइबोफोरिन प्रोटीन, राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकंड, ये एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ग्लाइकोप्रोटीन होती है। राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकंड से राइबोसोम कहां जुड़े होते हैं? सिस्टर्नियों से। सिस्टर्नी से जुड़े होते हैं। यहां राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट जुड़ती है। जो राइबोसोम है उसकी यहां पर बड़ी सब यूनिट जुड़ेगी, ना कि छोटी सब यूनिट। बड़ी सब यूनिट आकर के किससे जुड़ जाती है? सिस्टर्नियों से आकर के जुड़ जाती है। तो इनके राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो ईआर होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। अगर हम इन दोनों ईआरों में अंतर देखें कि इनका अंतर क्या होता है, तो सबसे पहले आरईआर और इधर देखते हैं हम एसईआर। आरईआर किधर उपस्थित होगी? न्यूक्लियस के पास। और ये कहां उपस्थित होगी? सेल मेम्ब्रेन के पास। यहां राइबोसोम उपस्थित, यहां एब्सेंट। यहां राइबोफोरिन प्रोटीन फर्स्ट एंड सेकंड उपस्थित, यहां अनुपस्थित। ये अधिक स्थायी होती है, ये इसकी तुलना में कम स्थायी। ये क्षारीय होती है और ये उदासी। यहां इसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है, जबकि एसीआर की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। इसका कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। और वैसे भी स्टूडेंट्स यहां पर राइबोसोम जुड़ रहा है, तो राइबोसोम क्या काम करेगा? प्रोटीन संश्लेषण का ही कार्य करते हैं। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का ही संश्लेषण किया जाता है। तो यहां ये क्या कार्य करते हैं? स्टीरॉयड, कोलेस्ट्रॉल, उपापचय, एटीपी ग्लूकोज सिंथेसिस का कार्य करते हैं। तो यहाँ दोनों की अपनी अलग अलग प्रकृति होती है और अपने अलग अलग कार्य होते हैं। यहाँ जो ईआर की उत्पत्ति की बात आती है, उद्भव की बात आती है कि जो ईआर होती है, इस ईआर का उद्भव किससे होता है, उत्पत्ति किससे होती है। तो ईआर के उद्भव की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ चुके हैं ईआर के बारे में। जब हम गोल्जी बॉडी पढ़ा रहे थे तो वहां भी हमने देखा था कि ईआर का भी जो उद्भव होता है इसको न्यूक्लियस और गोल्गी बॉडी दोनों से माना जाता है। न्यूक्लियस से और गोल्गी बॉडी से। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है
ये आउटर मेम्ब्रेन किसका निर्माण करती है? ईआर का। ऐसे ही गोल्गी बॉडी की जो वेसिकल्स होती हैं, ये वेसिकल्स और सिस्टर्नी यहाँ पर ईआर निर्माण का कार्य करती हैं। तो यहाँ विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए थे, इनके उद्भव के बारे में बताया था कि ईआर का उद्भव कैसे होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कार्यों की, कि जो ईआर है, ईआर के कार्य क्या क्या है, कौन कौन से कार्यों को ईआर यहाँ पर संपन्न कर रही है। तो कार्यों की बात में सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है सेल कंकाल। अभी डायग्राम में देखा था कि चारों तरफ यहाँ ईआर प्रेजेंट है, केंद्रक की मेम्ब्रेन से लेकर के सेल की मेम्ब्रेन तक। तो कोशिका को कंकाल दे रही है, एक स्केलेटल सिस्टम का कार्य कर रही है, जिससे कोशिका की आकार और आकृति दोनों क्या रहते हैं? फिक्स, निश्चित रहते हैं। आकार और आकृति फिक्स रहते हैं, निश्चित रहते हैं। परिवहन का कार्य कर रही है, परिवहन का कार्य न्यूक्लियस से लेकर के सेल मेम्ब्रेन तक उपस्थित है। यहां से पदार्थों को कोशिका से बाहर ला रही है, कोशिका के बाहर के पदार्थों को यहां तक लाने का कार्य कर रही है, और बीच में भी अगर आवश्यकता है तो कोशिका के अंदर वेसिकल्स के माध्यम से भेजने का कार्य कर रही है। तो ये परिवहन का भी कार्य कर रही है। डिटॉक्सिफिकेशन, निराविषीकरण, निराविषीकरण, सेल के अंदर अगर जहरीले या विषैले पदार्थों का निर्माण हो जाता है तो ये विषैले पदार्थों को सेल से बाहर निकाल देती है। इन विषैले पदार्थों को ये सेल से बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन निर्माण का कार्य भी करती है। यहाँ पर जब आपको गर्ल पढ़ाएंगे, गर्ल सिस्टम पढ़ाएंगे लास्ट में, गैल सिस्टम भी बोलते हैं उसे, तो वहां आएगा कि ये एक दूसरे का निर्माण करती हैं। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का भी निर्माण किससे होता है? ईआर के द्वारा होता है। एसीआर के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर जो ग्लाइकोजन होती है, ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित रहता है? लीवर के अंदर। इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, आवश्यकता अनुसार ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य एसीआर के द्वारा संपन्न किया जाता है। यहां जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में जो बदलने की प्रक्रिया होती है उसको ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। इसके अलावा क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये प्रक्रिया ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। यहां जो ईआर पेशियों में उपस्थित होती है, पेशी में उपस्थित ईआर को बोलते हैं हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयंस को फ्री करती है, और ये क्या करते हैं? पेशी संकुचन में है, क्योंकि पेशियों का क्या कार्य होता है? संकुचन करना। तो यहाँ पर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर है, जो पेशियों में पाई जाती है, यहाँ कैल्शियम आयन को रिलीज करती है। ये कैल्शियम आयन पेशी संकुचन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, प्लांट के अंदर सेल प्लेट और सेल वॉल,
निर्माण में सहायक होती है। फ्रैगमोप्लास्ट को बताया था मैंने आपको, सेल प्लेट और सेल निर्माण में ये सहायक होती है। नेक्स्ट, यहां पर ग्लूकोज, एटीपी, लिपिड की सिंथेसिस में सहायक होती है और स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल के उपापचय में सहायक होती है। तो यहां पर इन सभी कार्यों को ईआर के द्वारा संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लाइसोसोम।